स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में हमारा पर्यावरण की जो सीरीज़ चल रही है उसकी थर्ड क्लास देखेंगे। इस क्लास में अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण शुरू से लेके एंड तक पूरी देखेंगे। ये 15 मिनट के समथिंग की क्लास होगी। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DSSB की तैयारी करने वाले बच्चे, रीट, यूपी टेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और सी टेट वाले भी ज़रूर देखें। तो आगे चलते हैं क्लास में। अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। अपशिष्ट होता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपशिष्ट होता क्या है। मान लेते हैं कि आपने कोई क्रियाकलाप किया, आपने या फिर कोई चीज़ यूज़ की, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाई, तो पेट्रोल डलवाई तो उसका यूज़ तो हो गया पेट्रोल का। अब लेकिन पेट्रोल के बाद कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ आइटम फंसता है, रेसिड्यूज कहते हैं। जैसे आपने पेट्रोल यूज़ कर ली, उसके बदले में आपने प्रकृति को क्या दिया? प्रकृति को दिया आपने प्रदूषण। क्या दिया? प्रदूषण। प्रदूषण कौन सी फॉर्म में दिया? गैस फॉर्म में दिया। अब बस यही है, गैस क्या बना दी आपने? अपशिष्ट बना दी। ठीक है। अब जो गैस जो वहाँ से निकली है वो अनुपयोगी गैस है, उसी को क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अब किताब के माध्यम से हम देखते हैं क्या बताया गया है। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाते हैं। जब अपशिष्ट बता दिए कि अपशिष्ट क्या होते हैं, वेस्टेज होता है जिसका कोई प्रयोग नहीं होता है, उसको कहते हैं अपशिष्ट। लेकिन उसका निस्तारण करना है, कैसे निस्तारण कर पाएंगे? अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ठोस होता है और दूसरा कौन सा होता है? एक द्रव होता है और तीसरा होता है गैस। अब देखते हैं ठोस कौन सा होता है, द्रव कैसा होता है, गैस कौन सा होता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार अपशिष्ट वे पदार्थ एवं वस्तु होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है तथा जिनको हम फेंक देते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इस कचरा कहते हैं। अब कचरा कहाँ से निकलता है? घर से भी कचरा निकलेगा, कारखानों से भी निकलेगा, अस्पतालों से भी निकलेगा, यातायात के साधनों से निकलेगा, खेत खलिहानों से निकलेगा, परमाणु केंद्रों से निकलेगा, अपशिष्ट निकलते हैं। अब देखते हैं अभी ऑफिस से कैसा निकलेगा। ऑफिस से निकलेगा ई कचरा निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज होती हैं ऑफिस में। कारखानों से क्या निकलेगा? एक गैस ही भी निकल सकती है, कारखानों से गैसें निकलती हैं। ठोस भी निकल सकता है, ठोस भी निकलेगा। अस्पतालों से क्या निकलेगा? कॉटन निकलेगी। कॉटन कहाँ से निकलेगी? ब्लड निकलेगा, ब्लड सिरिंज से निकलेंगी अस्पताल से। प्लास्टिक हो गई। ठीक है। यातायात के साधन जैसे कहते हैं कार हो गई, मोटर कार हो गई, उनों से गैसेस निकलेंगी, हार्मफुल गैसेस। सबसे ज़्यादा फॉर्म में निकलेगी CO2। ठीक है। हार्मफुल गैस है CO2। ठीक है। और H2SO4। ठीक है। आगे चलते हैं। खेत खलिहानों से निकलेगा कचरा निकलेगा। जैसे आपने गेहूं का कचरा होगा, धूल, प्रदूषण। परमाणु केंद्रों से परमाणु गैसें निकलेंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को प्राय भूमि, जल स्रोतों अथवा वायु में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। अब आप पानी में मिलाओगे तो पानी प्रदूषित होगा। पानी प्रदूषित होगा तो पानी में रहने वाले जीव जंतु क्या हो गए? प्रदूषण हो जाएंगे, और जिससे बीमारी फैल जाएगी। और पानी में फैलने वाली बीमारी मनुष्य तक पहुंच जाएगी। कैसे? क्योंकि जीव जंतुओं को मनुष्य कहीं ना कहीं संबंधित हैं, यूज करते हैं, या फिर आई जाएगा। अब देखते हैं ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट में क्या आता है? सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर कारखानों से निकली राख, खेत खलिहानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के डंठल एवं भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण होते हैं। ठीक है। ठोस अपशिष्ट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो सड़ गल जाते हैं और दूसरे जो सड़ते गलते नहीं हैं। जो सड़ गल जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फलों एवं सब्जियों के छिलके। और गलते नहीं हैं वे कौन से होते हैं? नष्ट नहीं। एक तो जो सब्जियों के छिलके होते हैं वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे जो अपशिष्ट वे पदार्थ जो स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं। कौन से होते हैं? प्लास्टिक के, रासायनिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक धातु के टुकड़े। आगे चलते हैं। सड़ने गलने वाले तथा न गलने वाले कचरों को गीले एवं सूखे कचड़े के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है। जो गल जाएंगे उनको अलग कचड़े में, जो नहीं गलेंगे उनको अलग कचड़े में। क्योंकि गल जाएंगे उनका डिकम्पोज कर दिया जाएगा, जो नहीं गलेंगे उनको डिकम्पोज दूसरे प्रोसेस से किया जाएगा। साग सब्जियां एवं फलों का छिलका, जीवों का मलमूत्र
गीले कचरे के कुछ सामान्य उदाहरण हैं गीले कचरे के, ठीक है। कांच, सिरेमिक, प्लास्टिक एवं धातु के टुकड़े, पॉलीथीन आदि सूखे कचरे के उदाहरण हैं। सूखा कचरा कौन सा होता है? गीला कचरा और सूखा कचरा। सूखा कचरा प्लास्टिक वगैरह आते हैं, सिरेमिक्स आते हैं। गीला कचरा में क्या आता है वो देखना है। अब इसमें आपको दिया गया है, ये गोला दिया गया है, इसमें से आपको छांटना है कि सूखा कचरा कौन सा होता है, गीला कचरा कौन सा होता है। गीला कचरा जो डिकम्पोज हो जाए जल्दी से, और सूखा कचरा डिकम्पोज टाइम ले, ठीक है। सब्जी का छिलका किस में आएगा? गीला कचरे में आ जाएगा। केले का छिलका गीला कचरा, पेंसिल का छिलका गीला कचरे में आ जाएगा। बासी सड़े गले भोज्य पदार्थ, रद्दी कागज सब किस में आएगा? गीले कचरे में आएगा। पॉलीथीन सूखा कचरा, जीवों का मलमूत्र गीला कचरा, प्रयोग की गई रुई गीला कचरा, शीशे की बोतल सूखा कचरा, ठीक है। आगे चलते हैं। हो गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब द्रव अपशिष्ट की बात करते हैं। अपशिष्ट 3 प्रकार के बताए थे, ठोस, द्रव, गैस। अब द्रव में आ जाते हैं। नालियों और सीवरों का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्र तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल अपशिष्ट के उदाहरण हैं। अब ठीक है, अपशिष्ट द्रव है तो द्रव लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में आएगा। अब नंबर 1, फैक्ट्री कारखानों के चिमनियों से क्या निकलता है? फैक्ट्री कारखानों की चिमनियों से क्या निकलेगा? लिक्विड तो नहीं निकलेगा, गैस निकलेगी, ठीक है। वह किस रंग का होता है? देखना है किस रंग का होता है। ऊपर जाकर वह कहाँ मिल जाता है? आकाश में मिल जाता है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट का मतलब होता है गैस की फॉर्म में जो अपशिष्ट निकलेगा वो गैस की फॉर्म में निकलेगा। ये कहाँ से निकलता है मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने गाड़ी चलाई, पहले ही बता दिया। तो गाड़ी में क्या है? अपने पेट्रोल डीजल यूज करेंगे, आप CNG यूज करेंगे, आप मतलब ईंधन के रूप में 2-3 चीज़ ही प्रयोग कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल और CNG। पेट्रोल, डीजल, CNG। आपने पेट्रोल यूज की तब भी क्या निकलेगा? लिक्विड निकलेगा। डीजल यूज किया तब भी गैस निकलेगी, और CNG यूज की तब भी गैस निकलेगी, पर वो हार्मफुल होगी। धुएं में कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ हानिकारक गैसें, ठोस कड़ी पदार्थ पाए जाते हैं। यह धुआं गैसीय अपशिष्ट का मुख्य उदाहरण है। धुआं क्या है? गैसीय अपशिष्ट का क्या है? मुख्य उदाहरण है। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या होते हैं? घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा अपशिष्ट ही है। घर से भी कचरा निकलेगा, घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा। कृषि, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा। कृषि से क्या निकलेगा? घास फूस ऐसे ही निकलेगा। गेहूँ की है तो गेहूँ के डंठल रहेंगे, और कोई फसल की है तो उसका कचरा निकलेगा। प्राकृतिक घटनाओं एवं युद्ध से निकलने वाला कचरा। अब जब भाई साहब अगर युद्ध हो रहा है तो गैसें हार्मफुल निकलेंगी, उसमें जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो निकलेंगे। आगे चलते हैं। घर एवं ऑफिस से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत रसोई का कचरा जैसे फल एवं सब्जियां आती हैं, छिलके, खराब हुआ खाना, भोजन, घरेलू कार्यों जैसे नहाने, कपड़ा धोने से निकलने वाला गंदा जल, शौचालय का मलमूत्र, पालतू पशुओं का मलमूत्र, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, सामान, पुराने समाचार पत्र एवं मैगजीन, पुरानी फाइलें, खराब बेकार हो चुके उपकरण, फर्नीचर, वाहन। ये किसका है? अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत हैं। अपशिष्ट पदार्थ मैंने बता दिए 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कौन कौन से होते हैं, द्रव कौन से होते हैं, गैस कौन सी होती हैं। अपशिष्टों के ये स्रोत हैं, यहाँ से मिल सकता है आपको, अपशिष्ट मिल सकते हैं। ई कचरा क्या होता है? ई कचरा इंपॉर्टेंट है, ई कचरा पढ़ें आप। ई कचरा होता क्या है? घर और ऑफिस से ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकलता है। ई कचरे की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा किसकी फॉर्म है? ई कचरे की, ठीक है। जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, CD, बैटरी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC आदि आते हैं, ठीक है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया गया है तो बेंगलुरु बना है, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सभी औद्योगिक कचरे के रूप में पुरानी इमारतों, भवनों के ढेरों एवं निकली सामग्री से ईंट, पत्थर, बालू आदि भी औद्योगिक कचरा हैं,
ठीक है। औद्योगिक कचरा हो गए। अब जी कृषि क्षेत्र से आपको क्या मिलेगा, सूखी पत्तियां मिलेंगी, डालियां मिलेंगी, भूसी मिलेगी, उर्वरक हुआ, कीटनाशक निकलते हैं। ठीक है। अगर आप खेतों में कीटनाशक लगाएंगे तो वो कुछ तो यूज हो जाएंगे, उसके बाद तो रहेंगे तो वो मिट्टी में ही। तो कीटनाशक तो है, क्या है, कचरा तो है ही। यातायात के समस्त साधन क्या है, गैसीय अपशिष्ट निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चिकित्सीय अपशिष्ट जो अस्पताल और दवाखानों से निकलता है, जैसे पट्टी, बैंडेड, खराब दवाएं, उपचार में प्रयुक्त हुई रुई, सिरिंज आदि हानिकारक होता है। अपशिष्ट के रूप में एकत्रित हुआ ये कचरा अनेक तरह के संक्रमण का कारण हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, संक्रमण कर देता है। अपने आसपास विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे की तालिका बनाएं। ठीक है, घर से कौन सा कचरा निकलेगा। अब घर में आप प्रयोग क्या करते हैं, सब्जी खाएंगे, सब्जी में आलू, सब्जियों का कचरा निकलेगा। खाना खाते हैं तो बचा हुआ खाना निकलेगा। पॉलीथीन यूज हो जाती है, पॉलीथीन निकलेंगी। विद्यालय से क्या निकलेगा, कॉपी किताबें पुस्तक ये निकलेंगे, इसी का कचरा निकलेगा। ठीक है, खेत से क्या निकलेगा, खेत में जो डंठल फसल होती है उसका कचरा निकले। अस्पताल से क्या निकलेगी, बैंडेड निकलेगी, पट्टियाँ निकलेंगी। और कारखाने से क्या निकलेगा, धुआं, प्रदूषण, पानी वाला कचरा सारा। ठीक है, दुकानों से भी यही निकलेगा। अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव, अब ये इम्पोर्टेंट है कि क्या हुआ था अपशिष्ट संग्रह का। अभी तक आपने जाना कि किन किन क्षेत्रों से किस प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। यदि ये अपशिष्ट इकट्ठे होते रहें तो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाएंगे। ठीक है, तो इकट्ठे नहीं करने, इनका क्या करना है, ख़त्म करना है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों में कई उदाहरण हैं, आइए जानें। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है ये, देखते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिज फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट में कहते हैं MIC, का रिसाव हो गया। इस गैस ने इस शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, MIC। ये पूछ लेता है इसमें कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस यूज हुई थी, तो बताते हैं। कौन सी गैस यूज थी, MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट में लिख देता है MIC। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। ठीक है, इस घटना के बाद भी फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकलने से जिससे आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है, क्या पीढ़ियों में देखने को मिलता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एक और है, ये मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग होता किससे है, ये मिनीमाता रोग होता है जैसे पारा यूज करते हैं, पारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो पारा यूज होता किस में है, आप जो जो टेम्परेचर मीजरमेंट करते हैं, थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर में जो मेटल भरी जाती है, लिक्विड वाली मेटल होती है, उसको कहते क्या हैं, क्या कहते हैं, इसको पारा कहते हैं। ठीक है, पारा मेटल होती है पारा, और पारे की वजह से जो रोग होता है उसको मिनीमाता रोग कहते हैं। इसके पीछे कहानी है कि पारा एक भारी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ये आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहाँ पर बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतुओं और मनुष्य के शरीर में पहुंचकर प्राणघात हो जाता है। यह जीवों के तंत्र का तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। सन 1950 में जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्को ने मिनमाता खाड़ी में पारे को अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाए जाने वाली मछलियों को खाने से वहाँ के लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग से ग्रसित हो गए जिसे मिनमाता रोग कहा जाता है। ठीक है, मिनमाता क्या है, खाड़ी का नाम था, उसी के ऊपर इसको रोग को नाम रख दिया, क्या, मिनीमाता रोग। ठीक है, अब देखते हैं अपशिष्ट का निस्तारण। अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब R दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे R, इसका मतलब है 4R का यूज करो। क्या करो, 4R। नंबर 1 R क्या होती है, रिफ्यूज करो। रिफ्यूज मीन्स होता है किसी चीज़ को मना करो। ठीक है, कोई चीज़ मना करो कि कम यूज करनी है, हमें कम यूज करनी है। ठीक है,
अब मना कर दो किसी की। रिड्यूस मीन्स होता है कम करो, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर दो, और रीयूज का मतलब है दोबारा से प्रयोग कर दो। रीयूज का मतलब क्या होता है, दोबारा से प्रयोग करो, और R4 का मतलब है रिसाइकल, मतलब आपने कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो दोबारा से बना दो। जैसे पेपर है, अब पेपर पे आप लिख रहे हैं, तो पेपर पे आपने लिख दिया है तो एक बार लिख दिया, अब दोबारा से इसको रिसाइकल करो, फेंको मत, कचड़ा मत फैलाओ। रिसाइकल करने के बाद दोबारा से यूज करो। आगे चलते हैं। अब आर चारों प्रकार से बताया था, अब दोबारा से देख लेते हैं। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को क्या करना है आपको, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को ना करें तथा दूसरों को इसका प्रयोग करने से रोकें। ठीक है, अब जब प्रयोग ही नहीं करोगे प्लास्टिक की चीज़ें तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। ठीक है, और नंबर सेकंड आर का मतलब उपयोग कम करो। विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कम से कम करें, जिससे अपशिष्ट कम निकले। क्या हो, अपशिष्ट कम निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी आर, पुनः उपयोग करो, रिसाइकिल करो। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। उदाहरण के लिए हम ऐसे कागज़ों को जिनसे एक तरफ लिखा तथा छपा हो, पलटकर दूसरी तरफ रफ कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में उस कागज़ का थैला बनाकर भी उसे उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरह ऐसी पेन का इस्तेमाल करें जिससे रिफ़िल या स्याही डाली जा सकती हो। ठीक है, पेन या स्याही आप यूज एंड थ्रू वाला पेन यूज ना करें, रिफ़िल वाला करें। अगर आपने रिफ़िल डली है तो आप रिफ़िल ख़त्म हुई है तो उसकी रिफ़िल को चेंज कर सकते हैं आप। अगर यूज एंड थ्रू वाला पेन लिया है आपने तो फेंकना पड़ेगा। ठीक है, R4, पुनः चक्रण, रिसाइकल करें। अगर आपने कैसे भी करके किसी को यूज किया है तो अपशिष्ट ना फैलाएं, अपशिष्ट को ही यूज करें, दोबारा से रिसाइकल करें। कैसे, अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, अतः इनके निस्तारण की क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपने अखबार लिया, अखबार यूज कर लिया, अब दोबारा से फेंक नहीं, उनको दोबारा से यूज करें, दोबारा से प्रिंट करवाएं। ठीक है, छपाई चलने दें। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, अब निस्तारण कैसे होगा, जलाकर भी होता है। अस्पतालों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट संक्रामक होते हैं, इसलिए इसे विशेष प्रकार की भट्टियों में जलाना चाहिए। किंतु अन्य ठोस अपशिष्ट जैसे पॉलीथीन, फसलों की डंठल, प्लास्टिक आदि को खुले स्थान में क्या करना चाहिए, जलाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे निकलने वाले धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, क्या होता है, हानिकारक होता है, और वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। अब अस्पतालों से निकल रहा है कचरा, अपशिष्ट है, तो इनको भट्टियों में ही जलाएं। ऐसे पॉलीथीन, प्लास्टिक को ऐसे वातावरण में ना जलाएं जिससे वातावरण क्या हो जाए, दूषित हो जाए। आगे देखते हैं। भूमिभरण क्या होता है, भूमिभरण ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की यह सबसे पुरानी एवं उपयोगी विधि है। ठीक है, इसमें बस्ती से दूर बंजर या अनुपयोगी भूमि में अपशिष्ट को डालकर पतली तहों में फेंक दिया जाता है तथा मिट्टी से दबा, क्या होगा, मिट्टी से दबा दिया जाता है। आजकल न इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने में भी किया जाता है। क्या करें, गड्ढे को भर दो कूड़े कचड़े से। यह विधि सस्ती एवं उपयोगी होती है, किंतु सही ढंग से अपशिष्ट का निस्तारण नहीं करने से दुर्गंध फैलती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है, दोनों बातें। अनुकूल तुम्हारे फेवरेबल होता है, तुम्हें लाभदायक होता है, और प्रतिकूल में से होता है तुम्हारे स्वास्थ्य पे गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैविक कचरा जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियां एवं डालियां आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। यह अपशिष्ट 2-3 माह में गलकर जैविक खाद में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से बनी खाद का उपयोग बगीचे एवं खेतों में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग जैविक कचरे का पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, क्या है, अच्छा तरीका है, इसे भी जानें। गीला कचरा, सूखा कचरा मैंने बता दिया है। गीला होगा तो हरा होगा, सूखा होगा तो नीला होगा। गीले में क्या आता है, आपने जो घर में कचरा वेस्टेज निकल रहा है वो गीला कचरा है, जैसे सब्जियों के छिलके, ठीक है, गोबर, गाय भैंसों का निकला हुआ कचरा। ठीक है, जो रिसाइकिल मतलब जल्दी से बायोडिग्रेडेबल हो जाए उसको गीला कचरा कहते हैं। सूखा कचरा में प्लास्टिक का कचरा, पॉलीथीन, बाकी किस में आएगा, गीला कचरा, सूखा कचरे में आएगा, सॉरी।
ठीक है, अब देख लेते हैं कूड़ेदान। हरा और नीला कूड़े दो दिख रहे होंगे। आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थलों पर जैसे पार्क, स्टेशन, बाजार एवं पर्यटन स्थल आदि में दो रंग के कूड़ेदान होते हैं, हरा और नीला। हरा मीन्स एकदम वातावरण को एकदम बढ़िया से रखे। हरा इसलिए होता है वातावरण के अनुकूल हो। एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। वातावरण के अनुकूल होगा वो नीला गीला होगा, गीला कचरा हरा होता है, और सूखा कचरा अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। ठीक है। अजैविक कचरे का निस्तारण अलग अलग करने के लिए व्यवस्था की गई है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा, गलने वाला कचरा, गीला कचरा तथा नीले कूड़ेदान में अजैविक कचरा, न गलने वाला कचरा, सूखा कचरा डाला जाता है। आप भी अपने घर और विद्यालय में दो कूड़ेदान रखकर गलने तथा न गलने वाले कचरे का अलग अलग निस्तारण कर उपरोक्त तरीके से पुनः चक्र कर सकते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला चिकित्सकीय अपशिष्ट लाल रंग के कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक आपने दो ही देखे हैं, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। गीला कचरा होगा ग्रीन होगा, सूखा कचरा होगा ब्लू होगा। अब जो हॉस्पिटलों से जो कचरा निकलता है वो कैसे कलर का होगा? हॉस्पिटलों से जो कचरा निकलता है वो हमेशा रेड कलर के बॉक्स में आएगा। ठीक है, कैसे में आएगा? रेड कलर में आएगा। तो वहाँ पे ये भी रखा होगा, गीला कचरा भी, सूखा कचरा भी, और रेड कलर वाला भी होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अब द्रव अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। अभी सॉलिड वाला देखा था, अब लिक्विड देखेंगे, फिर गैस देखेंगे। अपशिष्ट को उपचारित करने के पश्चात ही जल स्रोतों में मिलाना चाहिए, अन्यथा जल संक्रमित हो जाता है तथा पीने व अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता। शहरी इलाकों में सीवेज सिस्टम से गंदे पानी का निकास होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों एवं विकास होता है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ शहर के गंदे जल को उपचारित किया जाता है। क्या करा जाता है? STP में गंदे जल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के निकास स्थान पर सॉक पिट बनाकर जल को उपचारित किया जाता है। सॉक पिट का मतलब क्या होता है? अभी हमें आपको पता है। सॉक पिट का मतलब होता है एक गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है, उसमें 3 लेयर बनाई जाती हैं। 3 लेयर वाली, जैसे एक लेयर हो गई ऐसे, इससे ऊपर एक और इससे ऊपर एक और। ठीक है, नीचे वाले में बड़े बड़े कंकड़ लगाए जाते हैं, उससे ऊपर लगाई जाती हैं छोटी छोटी कंकड़ी, और उससे ऊपर बिल्कुल महीन वाली कंकड़ी। तो जो कचरा होता है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, कचरा रह जाता है ऊपर, पानी छन छन के एकदम फिल्टर हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? सॉक पिट बनाकर उपचारित किया जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट में होता है STP होती है, वो शहरों में यूज की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। घर से कुछ दूर एक गहरा गड्ढा खोदें, उसी को सॉक पिट बनाने की स्कीम दी हुई है। घर से दूर एक गड्ढा खोदें, उसकी सतह में ईंट पत्थरों के टुकड़े डाल दें, खपरेल की टूटन डालकर बालू की परत बिछा दें, गड्ढे को ऊपर से ढक दें। इस प्रकार आपका सॉक पिट तैयार हो जाएगा। ऊपर से कभी कभी चूना छिड़कें, नाली अथवा पानी बहने के स्थान पर सॉक पिट से जोड़ें। अब आते हैं गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट आता कहाँ से आते हैं? एक तो ईंट भट्टों से आएगा, गाड़ियों से आएगा। ठीक है, ईंट भट्टों उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा करके तथा उसमें धूम्र अवक्षेपक होता है, जैसे पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करें। जैसे चिमनियाँ होती हैं ऊंची ऊंची होती हैं, वहीं लगाया जाता है जो पॉल्यूशन को क्या है? एब्जॉर्ब करें, धुआं को। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट या उचित निस्तारण किया जाता है। इसी तरह बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, लकड़ी, कोयला आदि से भोजन पकाने के स्थान पर गैस चूल्हे LPG में क्या यूज होता है? ब्यूटेन गैस यूज होती है। LPG में कौन सी गैस यूज होती है? ब्यूटेन। ठीक है, करके गैसीय अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? कम किया जाता है। अपशिष्ट निस्तारण है सरकारी प्रयास। अब सरकार भी प्रयास करेगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना नहीं कर सकता, लेकिन सबको करना चाहिए। अब सरकार का भी जिम्मेदारी है कि भाई साहब पर्यावरण को शुद्ध रखें। आर्टिकल 45A। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत का क्या काम रहता है, क्षेत्र पंचायत का क्या काम रहता है, ये दोनों बताते हैं। ग्राम पंचायत का काम रहता है जल निकास हेतु नालियों का निर्माण करोगे। जब नालियों का निर्माण हो जाएगा तो पानी का निकास अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा, तो कचरा का वहाँ पे शुद्ध किया जाएगा, पानी को फिल्टर करवाया जाएगा। ठीक है, ज़मीन में जाएगा, नहीं तो ऐसे ही फैलता रहेगा तो दिक्कतें हैं।
उनकी नियमित व्यवस्थाएं करना, सार्वजनिक कूड़े घरों एवं गड्ढों का निर्माण करवाना, कुएं तालाबों की नियमित सफाई कराना, ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। उनमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाना, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराना ग्राम पंचायत के काम है। क्षेत्र पंचायत क्या कराती है? नालों नालियों का निर्माण एवं रख रखाव कराती है, सार्वजनिक शौचालयों कूड़ों घरों का निर्माण एवं उनका रख रखाव कराती है। ठीक है, अभी इस क्लास में आपने बस थ्योरी पढ़ी है। अगली क्लास में मैं जल्दी एक बार ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो कराऊंगा, लेकिन इससे थोड़ी एक इमेज बन जाएगी दिमाग में कि हाँ सब कैसे कैसे क्या रहता है, कि हाँ हमने पढ़ भी लिया या नहीं पढ़ लिया। अगर एक बार ये समझ में आ गया अपशिष्ट वगैरह तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही आपकी अगली क्लासों में, मतलब ये 15 क्लासों में ये पूरा बुक ही फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जल्दी से वो आएंगी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा और जल्दी जल्दी से समझाऊंगा। इस क्लास में इतना ही है। अगर आपको ये क्लास 1% भी बेनिफिशियल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हाँ कहीं आपको अच्छी लग रही है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, ओके, थैंक यू।